नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। कर्नाटक में चुनाव प्रचार तो थम चुका है। बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम पार्टियां अपने अपने मन की बात जनता से कह चुकी है और अब बारी है जनता की। जनता को किस पार्टी या नेता की बात कितनी पसंद आई, किस पार्टी ने जनता के मुद्दों को सबसे बेहतर तरीके से उठाया, इसका फैसला जनता खुद 12 मई को करेगी। वैसे ये चुनाव ना सिर्फ कांग्रेस के लिए अहम है क्योंकि उन्हें कर्नाटक का किला बचाना है, बल्कि बीजेपी के लिए भी अहम है जो दक्षिण में कर्नाटक के जरिए अपने लिए एक बार फिर रास्ता खोलना चाहती है। और यही वजह है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ऐसे में आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। हम ये समझेंगे कि फाइनली किस पार्टी या नेता ने जनता पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन इस मुद्दे पर बात करने से पहले आप देखिए कि आखिर अब तक क्या कुछ हुआ। That depends on how well the Congress party does. ये अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा है, उसका सबूत है कि नहीं है। मोदी जी एयरप्लेन मोड और स्पीकर मोड चलाते हैं, काम का मोड नहीं चलाते। जो आलू में से सोना पैदा करने के लिए सोचते हैं, वे आज दिन रात किसान 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 बोलना शुरू किया है। 15 मिनट का हमें भाषण मिल जाए पार्लियामेंट हाउस में, प्रधानमंत्री सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। हाथ में कागज लिए बिना अचीवमेंट, सिद्धियां 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दीजिए। कर्नाटक का रण तैयार है। हर पार्टी अपना अपना दम दिखा चुकी है। हर पार्टी ने जनता को ये भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश की कि वो ही उनके लिए सबसे बेहतर क्यों है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी या फिर जेडीएस के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा। दरअसल 2019 से पहले कर्नाटक का चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के लिए कर्नाटक बचाना जहां नाक का सवाल है, वहीं बीजेपी अगर कर्नाटक जीतती है तो वो अपने नारे कांग्रेस मुक्त भारत के और करीब पहुंच जाएगी। यही वजह है कि राहुल गांधी का साथ देने के लिए सोनिया गांधी ने भी कर्नाटक में रैली कर दी। वैसे हर चुनाव की तरह कर्नाटक में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चला ही। सबसे अधिक जो बयान सुर्खियों में रहा वो था राहुल गांधी का बयान, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि अगर 2019 में उनकी पार्टी जीतती है तो वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते। Will you be the prime minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. वैसे कर्नाटक में आज चुनाव प्रचार थम गया और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां ऐप के जरिए संदेश दिया, वहीं राहुल गांधी ने कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखी। अभी कल कांग्रेस के एक नेता का इंटरव्यू देख रहा था और वो कह रहे थे कि बेटे से कुछ होना नहीं है, अगर कर्नाटक में मां को ले जाओ, वो जाकर के कुछ करे तो शायद जमानतें बच जाए। ऐसी बात कांग्रेस के नेता बोलने लगे हैं। My mother is Italian. My mother has also lived larger part of her life in India. She's more Indian than many Indian people I see. My mother has sacrificed for this country. My mother has suffered for this country, and it shows the quality of the Prime Minister when he makes these type of comments. It shows the quality of the man, and I'm happy to let him do so. If he enjoys himself, if he likes it, welcome. Have a nice day.
अचानक एक आ गया, उसने घोषित कर दिया बाकी कतार का जो होगा सो होगा, बाकी गठबंधन के दलों का जो होगा सो होगा। 40 साल से सीनियर नेता पड़े हैं, उनका जो होता होगा। उसने आकर के अपनी बाल्टी रख दी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। We fought the campaign on the fundamental issues, and I think we've put down in front of Karnataka a vision for Karnataka. Our opposition has restricted itself to making personal attacks on the Chief Minister, on Kharge ji, on myself and other leaders. They haven't really put down what they want to do for Karnataka. यही नहीं, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राज्य की 51 सीटों पर असर डालने वाले SC/ST से जुड़े मुद्दों पर भी बात की गई। देश के दोनों ही बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखी और एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। 20-25 साल से ओबीसी समाज, ओबीसी MP, ओबीसी MLA ये मांग करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने कभी ओबीसी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए सोचा तक नहीं। उनको क्या तकलीफ थी, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। हमने कहा है कि दलितों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, दबाया जा रहा है। रोहित वेमुला खड़ा होता है, कहता है मुझे शिक्षा चाहिए, उसको कुचल के मार दिया जाता है। चिट्ठी जाती है, उसको दबा दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। उना में दलितों को मारा जाता है, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। उत्तर प्रदेश में मारा जाता है, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से शब्द नहीं निकलता है। तो दलितों के मुद्दे हम तो उठाएंगे, वो तो हमारा काम है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अजय देवगौड़ा की तारीफ के बाद से समीकरण कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर जेडीएस को राज्य में अच्छी सीटें मिलती हैं तो उसका फायदा कौन उठाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उनसे एक रैली में पूछ लिया कि वो किस साइड में हैं। मोदी ने इस पूरे चुनाव में गांधी परिवार पर हमला कर हवा का रुख मोड़ने की कोशिश की, क्योंकि मोदी पहले भी इस रणनीति का इस्तेमाल कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी मोदी और शाह को घेरने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस ने रेड्डी बंधुओं और येदियुरप्पा के कथित करप्शन का मुद्दा भी उठाया। यही नहीं, कर्नाटक के दंगल में यूं तो बड़े बड़े कई स्टार प्रचारक थे, लेकिन आखिर में पूरा चुनाव प्रचार मोदी बनाम राहुल ही होता चला गया। लेकिन अब 12 मई को चुनाव होंगे और जनता अपना फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 12 मई यानी कि शनिवार को चुनाव होंगे, उसके बाद 15 तारीख को नतीजे आएंगे और साफ हो जाएगा कि आखिर कर्नाटक का किंग कौन बनता है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी कर्नाटक चुनावों की शुरुआत थी, तब से लेकर मुद्दे कुछ और उठे थे और अंत आते आते पूरी की पूरी दिशा ही पलट गई है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। मेरे साथ गुलरेज शेख है, जो कि एक संघ विचारक हैं, के शर्मा साहब है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तहसीन पूनावाला भी मेरे साथ है, राजीव रंजन है, स्पोक्सपर्सन है जेडीयू के, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय मेरे साथ हैं, लीडर हैं सीपीआई के, डॉक्टर तस्लीम रहमानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, शहजाद पूनावाला भी है और सीपी सिंह जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तहसीन, सवाल आपसे इसलिए बनता है क्योंकि पिछले 40 सालों का अगर कर्नाटक का रिकॉर्ड देखें तो आप जानते हैं कि एक पार्टी दोबारा से चुनाव नहीं जीती है। ऐसे में बहुत बड़ा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। कितनी कॉन्फिडेंट है कांग्रेस यहाँ पर एक बार फिर चुनाव जीतने के लिए? सबसे पहले आपका सवाल था कि कर्नाटका का किंग कौन। कर्नाटका का किंग होगी कर्नाटका की जनता, जिनको ये अधिकार है वे अपने प्रतिनिधि को चुने। और जहाँ तक आपका सवाल है कि कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, उसको मैं बता दूं, तो एवरी रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। तो इस बार एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन क्यों होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंपेनिंग अगर कांग्रेस के लिए को किया है वो है माननीय अमित शाह जी सर ने, जिन्होंने इतनी अच्छी रीत से कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग की है। बार बार उन्होंने किया, येदियुरप्पा जी की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार थी, उन पर कर्नाटक की जनता को भरोसा है। और वजीर आजम मोदी जी ने भी जो कैंपेनिंग किया है कांग्रेस के लिए, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत फायदा होगा। अपने अचीवमेंट्स गिनाने के बदले 4 साल में उन्होंने क्या किया, येदियुरप्पा जी के अचीवमेंट्स बोलने के बदले, सिद्धरामैया जी को टारगेट करने के बदले, जो मुद्दे माननीय वजीर आजम ने
उठाए, इटालियन मदर टंग, टीपू सुल्तान, औरंगजेब, पाकिस्तान। मुझे लगता है अब जो है जनता इन चीज़ों से पक गई है। जनता अब मन की बात नहीं, काम की बात चाहती है। मन की बात आप मुंह से कर सकते हो, काम की बात सिर्फ हाथ कर सकती है, और जनता सिर्फ पंजा के माध्यम से कर सकती है, और जनता ये बात जान चुकी है। ठीक है, के शर्मा जी के पास मैं जाना चाहूंगी। के शर्मा, एक बात बताइए कि ये जो मोदी वर्सेस राहुल आप कर देते हैं हर चुनाव से पहले, गुजरात में भी आपने यही किया और अब कर्नाटक में भी आप यही कर रहे हैं। एक बात तो तय है कि कांग्रेस शायद आखिर में आते आते बहुत अच्छा जवाब नहीं दे पाती है, पर ये स्ट्रैटेजी के तहत है सर, या फिर आपके पास शायद उतना स्ट्रांग लोकल लीडर ही नहीं है कि आप अपनी उपलब्धियां गिनाएं? ये किसके विरुद्ध किसको कर देना, ये सब मीडिया का काम है। सच्चाई तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे स्टार कैंपेनर हैं, और उनके अलावा अन्य कई अन्य हमारे स्टार कैंपेनर हैं जो जाकर जनता के बीच अपनी बात रखते हैं, अपनी बात कहते हैं। और क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की पिछले 5 वर्षों से सरकार रही है, तो उस सरकार की विफलताओं को गिनाना, उनकी कमियों को बताना, उनसे सवाल पूछना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा काम है, और यही हमने वहाँ पर किया है। और यही नहीं, हमने वहाँ पर कांग्रेस की जो सिद्धारमैया की एक भ्रष्ट सरकार है, कानून व्यवस्था वहाँ पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। लगभग 3500 किसानों ने जिस ढंग से वहाँ पर आत्महत्याएं की हैं, जिस ढंग से वहाँ दलित अत्याचार पर सर्वाधिक 30% पूरे उसके देश के 30% दलित अत्याचार केवल और केवल कर्नाटका के अंदर हुए, जिस ढंग से वहां आतंकवादी संगठनों, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संगठनों के साथ में कांग्रेस हाथ मिलाकर आगे बढ़ी है, उनका साथ ले रही है। इस तरह से तमाम मुद्दे जो हैं हमने वहां एक्सपोज किए हैं। आप वहां देखिए, केवल किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है, अधिकारी वहां के DK रवि हो या अन्य लोग हो, जिस ढंग से आत्महत्या किए हैं, वो सारे मुद्दे हमने वहां पर उठाए हैं और जनता को पूरी तरह से जागरूक किया। ये मुद्दे जो हैं, ये क्यों किसी भी चुनाव से पहले तो उठा लिए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग की तारीख पास आती है, नजदीक आती है, क्यों ये मुद्दे बदल जाते हैं? क्यों बदजुबानी होती है? क्यों एक तरह से लांछन एक दूसरे के ऊपर लगाया जाता है? आपको नहीं लगता कि अब वो समय आ गया है जब जनता समझती है? आप हर राज्य के चुनाव में अगर इस तरह से करेंगे तो शायद जनता समझ जाएगी बहुत अच्छे से। एक उदाहरण आप दे देता हूं। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि क्यों आप इसे राहुल वर्सेस मोदी बस मैं एक उदाहरण देता हूं, आप उससे क्लियर, आप अपनी आपके बात का उत्तर मिल जाएगा जो आप प्रश्न कर रही हैं। आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे राहुल गांधी ने किया है, और दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 4 बजे जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने किया। ये दोनों की स्क्रिप्ट मेरे पास है, और मैं चाहूंगा कि आप उसकी स्क्रिप्ट को एक बार जरूर एनालिसिस कराएं और ये देखें। पूरे के पूरे, एक मिनट मैं बता दूं, राहुल गांधी जी ने एक भी मुद्दा कर्नाटक के इशू को लेकर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला, सिवाय जो मोदी जी को कोसना और झूठ परोसना। इसके अलावा उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन नहीं है। इसके अलावा आप जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह का आप देखिए, उन्होंने वहां के कानून व्यवस्था तमाम विषयों पर उठाया। यही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जितनी राशि की मदद की गई है, वहां 3 लाख करोड़ रुपए की राशि और योजनाओं की, उसका उल्लेख किया उन्होंने बताया किस ढंग से हमने 14 वित्त आयोग में वहां राशि दिया, किस तरह से 80,000 करोड़ रुपए की हमने स्कीमें दी, किस ढंग से वहां पर हमने जो है सुपारी के किसानों के लिए यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की बात नहीं की है। हर जगह टीपू सुल्तान की बात होती है, गौ हत्या की बात होती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको कहीं ना कहीं भूल गई है दोनों ही पार्टियां? नहीं, दोनों पार्टी की बात नहीं। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी हताशा का शिकार है, उसने पूरे इलेक्शन को बहुत ज्यादा कम्युनलाइज करने की कोशिश की है। गुलरेश शेख आपके पास आएंगे सर, मैंने सवाल पूछा है तस्लीम से। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, गुलरेश शेख साहब सवाल तस्लीम से पूछा है, आप 1 मिनट रुक जाइए। जब आप ये कहते हैं कि आप एंटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलाते हैं, और अभी भी बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बात कही कि साहब वो उन ग्रुप्स के साथ मिल रहे हैं जो एंटी हिंदू हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को एंटी हिंदू कह रहे हैं।
और आप कम्युनलाइजेशन के नाम पर जो बिल्कुल गैर कानूनी तरीका है, आपकी हताशा का सबूत है कि आप कम्युनलाइज करना चाहते हैं। आप टीपू सुल्तान का नाम, टीपू सुल्तान महान स्वतंत्रता सेनानी है, आप बेइज्जती कर रहे हैं टीपू सुल्तान की। आप अलीगढ़ में जिना का केस उठा लाते हैं, गोया मुद्दे नहीं है आपके पास। और आपको याद रखना चाहिए, अगर 2008 और 2013 के इलेक्शन को कंपेयर करें तो बीजेपी का वोट बड़ी तेजी के साथ नहीं है, आप अध्ययन नहीं कर सकते, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, और शायद कांग्रेस का वोट है, कांग्रेस का वोट कभी नहीं गिरा, 2003 में भी नहीं गिरा, 2008 में भी नहीं गिरा, और अब इसके बाद 2013 में भी वो वोट इंटैक्ट रहा। इसका मतलब यह है कि कर्नाटक की जनता का कांग्रेस का जो वोट है वो कंसोलिडेटेड है, बीजेपी का वोट डुएल करता रहता है। तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि संभव तो आप जो है ना सर, आप बड़ी वजह ये है कि इलेक्शन को कम्युनलाइज करना चाहते हैं और कांग्रेस के माइंडसेट को बताना चाहते हैं। सर हर बार सवाल तो वही उठता है ना, तस्लीम जी, सवाल तो वही उठता है कि दोनों ही पार्टियां इसे कम्युनलाइज करने की कोशिश करती है। हैदराबाद कर्नाटक जोन है, गुलरेश शेख, आप डिबेट को भटकाइए मत, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, आपकी बारी आएगी सर, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। जो पैनल पे बाकी लोग हैं पहले राहुल गांधी ने मुसलमानों से वोट तक नहीं मांगा। कौन कह रहा है? ठीक है, राहुल गांधी ने तो मुसलमानों से वोट भी नहीं मांगा। कौन कह रहा है ये? और यहाँ कौन कह रहा है? रहमानी कह रहा है। मोदी जी और अमित शाह एक ऐसी तंजीम जिसका कोई वोट नहीं है, वहां 1 लाख से ज्यादा वोट नहीं, ऐसी तंजीम का नाम पीएफआई का नाम लेके, एसडीपीआई का नाम लेके वोटरों को भड़काने की साहब, ये आतंकवादी संगठन है, ये आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित लोग हैं। इन्होंने 21 राजनीतिक हत्याएं वहां पर हुई है, और इन्होंने आप किसको आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वहां पर? तो इनकी जिम्मेदारी थी कि मरकज में उसके ऊपर पाबंदी लगाते, और आप पर कुछ सब्सटेंशिएट करने के लिए सीपी सिंह साहब को मैं डिबेट पे बुलाना चाहूंगी। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मिस्टर सिंह, अगर आप मेरी आवाज यहाँ पर सुन पा रहे हैं तो जो बात हम हर बार करते हैं कि क्यों चुनावों से ठीक पहले मुद्दे से भटका दिया जाता है आम जनता को, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत ये पॉलिटिकल पार्टीज खेल रही हैं? क्योंकि जब चुनाव की शुरुआत होती है तो जो बात मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी कि क्षेत्रीय मुद्दों से तो शुरुआत होती है, लेकिन आखिर में मुद्दे भटका दिए जाते हैं। ये कैसी स्ट्रैटेजी है सर? देखिए, इसमें 2 बात है। एक तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत ही आसान होता है कि मुद्दों की राजनीति के बजाय व्यक्ति की राजनीति की जाए, उससे रणनीति बनाना आसान होता है, लोगों को जवाब देना आसान होता है, लोगों को बरगलाना आसान होता है, बाग जाल में फंसाना आसान होता है। ये बहुत आसान एक विज्ञापन का तरीका है और जनसंचार में इसका खूब इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि किसी भी पार्टी का जो बड़ा नेता होता है वो अपनी पार्टी की हर चीज के प्रतीक के रूप में उभर के आता है। तो भाजपा का सबसे बड़ा नेता अगर आज मोदी है और कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, तो इन दोनों ही पार्टियों की सभी कमियों और उनकी खामियों दोनों के ही प्रतीक बनकर ये दोनों उभरे हैं और उभरते हैं। इसलिए एक पहलू तो ये है कि मुद्दे से व्यक्ति पे जाना आसान है, दूसरा नेता हमेशा ही अपनी पार्टियों की कमियों और उनकी मजबूती दोनों के ही प्रतीक बन के उभरते हैं। इसलिए चुनाव के थोड़ा समय पहले व्यक्ति केंद्रित चुनाव प्रचार हो जाता है। ठीक है, राजीव रंजन जी, आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और शनिवार को वोटिंग है यहाँ पर कर्नाटक में। आपको क्या लगता है सर, आपकी समझ क्या कहती है, किन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे? क्या क्षेत्रीय मुद्दों पर वोट पड़ेंगे या फिर जो ये आखिर में राहुल बनाम मोदी जंग हुई है इसे देखकर जनता वोट देगी? देखिए, चुनाव में ये क्षेत्रीय मुद्दे भी कम अहम नहीं होंगे, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो एनडीए की सरकार ने जो काम किए हैं उसका लाभ भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि जो डिस्कोर्स का जो स्तर है वो इस चुनाव में बहुत ज़्यादा गिरा है, और ऐसे इस तरह से जिस तरीके के उत्तरोत्तर गिरावट की आशंकाएं बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत स्वस्थ संकेत। सर, जिम्मेवार कौन है? के तौर पर हम ये जिम्मेवार कौन है इसका? किसे जिम्मेदार ठहराते हैं आप? दोनों पक्ष जिम्मेवार हैं, दोनों ही पक्ष जिम्मेवार हैं। और जिम्मेवारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक पार्टी की सरकार है देश में और दूसरा
प्रतिपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जिम्मेवारी दोनों ही पक्ष की है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये जरूर है जिसका नुकसान वहाँ कांग्रेस को होगा, वो है सत्ता में बने रहने के बाद जो जनता की अपेक्षाएं हैं वो जरूर कसौटी पर वो कस रहे हैं, और वहाँ किसानों को लेकर, कानून और व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से धर्म के विभाजन का एक बड़ा सवाल सामने आया है, वो भी बैकफायर कर रहा है। ठीक है शहजाद, आप काफी लंबे समय तक कांग्रेस के साथ थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि चूक कहां पर हो जाती है? शुरुआत तो बहुत अच्छे से होती है। गुजरात चुनावों को अगर देखें तो वेस्ट ऑफ गुजरात ने काफी अच्छा प्रदर्शन यहां पर किया था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, क्या लगता है कहां पर गेम प्लान बिगड़ जाता है? क्या काउंटर रिएक्शन उतने अच्छे से कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाती है? मैं जब भी चुनाव होता है तो मैं भाजपा की स्टार प्रचारक की लिस्ट बड़ी गहराई से देखता हूं। उसमें वो एक नाम हमेशा भूल जाते हैं डालना, और उसमें पहला नाम डालना चाहिए उनको आदरणीय राहुल गांधी जी का, क्योंकि ऐसा स्टार प्रचारक है वो कि वो जहां कैंपेनिंग करने जाते हैं वो वहां पे अपनी पार्टी को हरा के भाजपा को जिताने का बेड़ा उठा लेते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा चाहती है कि मोदी बनाम राहुल हो, वो चाहती है, और हमारे राहुल जी जो है उनका जो किया कराया है प्लान उसको पूरा करने के लिए वो उसको करके भी आते हैं। ये बयान देने की जरूरत ही नहीं थी कि मैं प्रधानमंत्री 2019 में बनने जा रहा हूं, वो देकर आते हैं। फिर वो दूसरा है कि वहां पे पाकिस्तान में एक बिलावल भुट्टो है, वहां की पीपीपी के, यहाँ की कांग्रेस पीपीपी के यहाँ के बिलावल भुट्टो है राहुल गांधी। वहां पे वो बोलते हैं शहीद हमारी माता श्री ने सब कुर्बानी दी, हमारे नाना ने कुर्बानी दी। यहाँ पे वो अपने परिवार की कुर्बानी गिनाने से ऊपर नहीं आते। वो खुद क्या करते हैं, और प्रधानमंत्री के ऊपर इतने पत्थर फेंके जा रहे पत्थरबाजियों द्वारा। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने 50 बिंदु बनाए उनके तकरीर से। उन्होंने क्या कहा? गार्बेज सिटी बन गया गार्डन सिटी के बदले, स्लम फ्री नहीं हुआ जो आपका वादा था, सीएनजी नहीं दिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपका वादा था, कन्नड़ 7वीं तक कंपलसरी करना था वो आपने वादा पूरा नहीं किया, टायर 2 सिटी इंडस्ट्रियल बनानी थी वो नहीं किया, 8 लेन की सड़कें चामराजनगर से बीदर देनी थी वो नहीं दिया। इसके लिए आप उनको बोलते हैं आपने स्तर गिरा दिया। और जो योगी आदित्यनाथ को नॉर्थ इंडियन इंपोर्ट कहते हैं, प्रधानमंत्री को नॉर्थ इंडियन इंपोर्ट कहते हैं, उनको अजय बिष्ट कहते हैं, उन्होंने बड़ा स्तर बढ़ाया है। तो ये इस तरीके के दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। इन्होंने अपने 15 मिनट में अगर काम गिनवा दिए होते, 15 मिनट में काम गिनवा दिए होते तो हो जाता काम। इन्होंने अपने काम नहीं गिनवाया, इन्होंने कहा नॉर्थ इंडियन इंपोर्ट है प्रधानमंत्री। ये तरीका है इनका भी भाषण देने का, और ये इसलिए ये लोग हारते हैं। तहसीन, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता और जीते रहते यही इंतज़ार होता। मोदी जी के वादे पर जिए जो ये जाना कि झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। सारा देश जानता है कि जुमलों के राजा कौन है। सिर्फ आप जैसे बिहार में गए 50,000 करोड़ चाहिए, 70,000 करोड़ चाहिए, 1 लाख करोड़ चाहिए, मैंने कर्नाटका को दिए दिया, मैंने वो किया। 3,000 भाई साहब ने कहा कि आत्महत्या हुई कर्नाटका में। ये नहीं कहते कि महाराष्ट्र में 30,000 आत्महत्या हुई। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप प्लीज बोलने दीजिए। बोलिए आप बोलिए। बाकी देश में क्या हुआ वहां के चुनाव आएंगे, जवाब होगा। अरे बोलिए, आप कर्नाटक का बता बोलिए ना आप बोल दीजिए, खत्म कीजिए। नहीं कर्नाटक का आप बताइए ना। 35 मैं रोज एक सेकंड, मैं रोज आपके शो पे आता हूँ। सिद्धरामैया जी ने एक चैलेंज दिया, मोदी जी ने राहुल जी को कहा आप 15 मिनट बिना कागज पढ़ते बताइए कि कर्नाटका की सरकार ने क्या अचीव किया। शहजाद जी ने कुछ कहा, मैं आज भी कहता हूं जो सिद्धरामैया जी ने कहा, आप कागज पढ़ते बोलिए 15 मिनट के येदियुरप्पा सरकार ने क्या अचीव किया। और आप 5 साल येदियुरप्पा सरकार, मैं लास्ट लाइन कह दूं, आप किसी को नहीं टोके, मुझे लास्ट लाइन कहने का अधिकार है, 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 मुझे लास्ट लाइन कहने का अधिकार अच्छे से काउंटर नहीं कर पाती है। मैं कहता हूं कांग्रेस ने, सुनिए आपकी सरकार है वहां पर, आप तो बहुत अच्छा जो आपने काम करा है आप वो गिनवाइए, और आप शायद काउंटर ही नहीं कर पा रहे हैं। आखिर में सवाल वहीं पर आ जाता है कि अगर काउंटर आप बीजेपी के चाल में फंस जाते हैं तो कैसे होगा। मेरी बात सुनिए, कल राहुल तहसीन आपको नहीं लगता कि बीजेपी की चाल में फंस जाती है? कोई नहीं फंस रहे, आप मेरी बात सुनिए। कल राहुल गांधी ने जो लोग यहाँ पर नहीं पढ़े और यहाँ आके अपने मन की बात
और सोलो मोनोलॉग कर रहे, वो राहुल गांधी का कल ट्वीट पढ़ते। रिपोर्ट कार्ड उन्होंने दिया है, येदियुरप्पा सरकार वर्सेस सिद्धरामैया। हर पीठ से आप बीच में बोले, आप बोलो ये बोलो, मैं बोलूं, गलत बात कैसे? मैंने खत्म नहीं की अपनी बात, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की। I'm sorry, I want to finish. क्योंकि आप मेरे सवाल अगर आप अपनी बात पूरी करता हूं, मैं अपनी बात खत्म करता हूं, आगे बीच में मेरी बाल्टी पहले। ठीक है, राहुल गांधी की खुद की रिपोर्ट कार्ड 12 प्रांतों में फेल है, बात पूरी कीजिए, हर जगह फेल है। क्या रिपोर्ट कार्ड देगा किसी के राहुल गांधी? ठीक है, अब ये सवाल है कि कल राहुल गांधी ने सिद्धरामैया सरकार वर्सेस येदियुरप्पा। अनुया, मुझे कुछ समय मिलना है कि नहीं? सर आएंगे, आपके पास आएंगे। आप बीच में बोल रहे हैं, दूसरों को बोलने नहीं देंगे, तो आपकी बाल्टी भर लेने दो, बाल्टी भर लेने दो। गुलरेज साहब, अगला सवाल आपसे ही होगा। ठीक है, कल हर पैरामीटर पे कंपैरिजन हो गया। अगर आप 10 मिनट का अनुमति दे शो पे, भाई साहब बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के छोटे प्रवक्ता है और आरएसएस के, मैं तीनों को हर उस पे मैं टेक ऑन कर दूंगा और वन ऑन वन कर दूंगा। लेकिन आप संघ परिवार के गुलाम हो। लेकिन मैं एक लास्ट लाइन कहूंगा, ये देख के पतंगे भी हैरान हो गए, अब तो भारत में छठे भी हिंदू मुसलमान हो गए। ठीक है दिनेश, ये इनका मॉडल है। जो बीजेपी का सपना है, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना, अगर कर्नाटक कांग्रेस नहीं जीतती है तो आपको लगता है कि उस सपने की तरफ एक बड़ा कदम होगा बीजेपी का, और 2019 में वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी? अंशिया, देखिए खतरा तो ये मंडरा रहा है, इससे एक इनकार कर देना कि खतरा नहीं मंडरा रहा है, खतरा तो मंडरा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है, उसमें वो एक लंबा भाषण चलेगा, वो ठीक नहीं होगा उसमें जाना, परंतु उसका सबसे बड़ा उसका एक लंबा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी वाले रोज जीरो का एक नया नैरेटिव शुरू कर देते हैं, जिससे जनता का ध्यान मौलिक समस्याओं पे ना जाए। बेहद बेरोजगारी बढ़ी हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम आसपास के पड़ोसी मुल्कों से बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। वही तो स्ट्रैटेजी है जो शायद कांग्रेस नहीं समझ पा रही, जो कांग्रेस को काउंटर करनी चाहिए, जहां तक ये कह देना कि बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में छा गई है, वो वैसे ही छा गई है जैसे मेघालय में 2 सीटें जीत के सरकार ही तहसीन। इसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाह रही थी, जो आप मुझे यहाँ लंबी कहानी मैं वाकिफ रखता हूँ। अगर भाजपा चुनाव जीतती तो सरकार बनाएगी, भाजपा सरकार जीतेगी तो सरकार चुनाव जीतेगी तो सरकार बनाएगी, लेकिन हार गई तो जरूर बनाएगी सरकार, 100% बनाएगी सरकार, हार गई तो। आप जितने मुझे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, 15 तारीख को दोबारा मेरे साथ मैं तो 12 और 15 दोनों को 130 प्लस कांग्रेस, ठीक है, नॉट 120, 130 आप बैठिए मेरे साथ 12 तारीख को और 15 तारीख को, और लेकिन आप मुझे कॉफी पिलाइए। अंशुया जी, वैष्णव साहब से केवल इतना पूछ लीजिए, मेघालय की तो उन्होंने उदाहरण दे दिया, त्रिपुरा में इनके साथ त्रिपुरा में इनकी जमीन क्यों बता दीजिए। त्रिपुरा में मैं बता दूंगा के शर्मा जी, ऐसी बात नहीं है शर्मा जी, त्रिपुरा में भी आ जाऊंगा। वैसे ही नागालैंड देख लीजिए, इनका हर राज्य का एडिशन अलग है, संस्करण अलग है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ जिसको ये गाली देते थे, नागालैंड में उन दोनों संगठनों को गाली देते, तू भी मेरा तू भी मेरा, जिन्होंने तिरंगे जलाए। त्रिपुरा में इसका उस ट्राइबल संगठन से समझौता हुआ जो तिरंगा जलाता था, त्रिपुरा को भारत से अलग करना चाहता था। दिनेश जी, शायद आप भूल रहे हैं, अगर ये तोड़ फोड़ वाली राजनीति को आप राजनीति कहते हैं, अगर इस सांप्रदायिक राजनीति को आप राजनीति कहते हैं, तो इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। हिंदू मनानी सनातन संस्था, यही राजनीति की जा रही है, राम सेना, इन सबसे आपका संगठन सीक्रेट अलायंस है कर्नाटक में। भारत टुकड़े नारा लगाया, आप पीडीपी के साथ मिलकर भारत टुकड़े की बात कर रहे हो, आप भारत टुकड़े की बात कर रहे हो। हिंदू मुनानी क्या है, आरएसएस क्या है? आजादी में अंग्रेजों के साथ थे, आजादी में अंग्रेजों के साथ थे। आप करो बंद उनको, आप 5 आदमियों को बंद करो, 5 आदमियों को जिन्होंने उनको बंद करो। के शर्मा जी आप बंद नहीं कर रहे, क्योंकि आज सिर्फ नैरेटिव बदलते हो। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
किया, किसी का एमएसपी नहीं अनाउंस करना, और पहली बार आजादी के बाद मुद्दे से भटक रहे हैं के बच्चे मुद्दे से नेहरू के कैसी कोई कांग्रेस के नेता भगत सिंह कभी सर नहीं गया, एक मिनट इतिहास पढ़ लो। सर एक जेल में मिनट गए थे, दिनेश जी जिन्ना भगत सिंह के वकील थे, आरएसएस ने गवाही दी थी भगत सिंह के खिलाफ। झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, आजादी के बाद सबसे बड़ी जुमले सब जानते हैं। दिनेश जी इस तरह की बहस दिनेश जी इस तरह की बहस आप लोग बाहर जाकर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से स्टूडियो में हम एक सेंसिबल डिबेट करने के लिए, शर्मा जी एक मिनट, डिबेट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप लोग मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दा यहाँ पर कुछ और है, और शायद यही बात है कि क्षेत्रीय मुद्दों से भी इसी तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज भटक जाती है। जनता आपको देख रही है सर, 8 बजे के प्राइम टाइम शो में अगर आप लोग इस तरह से लड़ाई करेंगे तो जनता बहुत अच्छे से समझती है कि हम किसे वोट दें और किसे वोट ना दें। गुलरेज शेख साहब। अनुया, मेरे एक ही निवेदन है कि मैं काफी देर से चुप बैठा हूं, मुझे अब अवसर मिला है, मुझे मात्र 90 सेकंड चाहिए। मैं एसडीपीआई के एसडीपीआई, पीएफआई इन सब के बारे में भी बात करूंगा, और सबसे बड़ी बात जो देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है उस पर बोलना चाहता हूं। गुलरेज शेख साहब, आप कर्नाटक चुनावों पर बोलिए। कर्नाटक चुनाव, दिनेश वार्ष्णेय जी एक मिनट। मैडम मैं कर्नाटक चुनाव, आप कर्नाटक चुनावों पर बोलिए सर। मेरा टाइम अब स्टार्ट। जी देखिए, कर्नाटक के जहां तक विषय है, कांग्रेस पार्टी पूर्णतः बौखलाई हुई है, और इसी कारणवश वह असंवैधानिक और गैर कानूनी आपराधिक कृत्य कर रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आज प्रस्तुत हुआ जब उनकी सिटिंग विधायक को ब्राइब फॉर वोट्स के केस में इलेक्शन कमीशन ने बुक किया। और ये बौखलाए में क्यों है? क्योंकि 2013 में जब भाजपा की बात करें तो प्रदर्शन इसलिए अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि फॉल आउट हुआ था येडियुरप्पा जी का और श्री रामुलु जी का। परंतु इफ यू कम टू 2014 तो येडियुरप्पा जी भी आ जाते हैं भाजपा में, श्री रामलज्जू भी आते हैं। वो सबसे बड़ा जो फैक्टर ऐड होता है वो मोदी फैक्टर ऐड होता है, जिसके कारण गुलरेज शेख साहब, मतलब आप ये बात मानते हैं कि कांग्रेस खुद अपने आप को खत्म करने के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है? जिस तरह से बीजेपी काउंटर करती है उसका जवाब नहीं दे पाती है। परंतु कांग्रेस एक गलत काम कर रही है, उसके लिए मुझे बहुत चिंता है, और सभी पैनलिस्टों को भी होगी जब मैं बात करूंगा। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया का साथ लिया था चुनाव जीतने के लिए, मुझे ऐसा संशय है कि कांग्रेस जो है पाकिस्तान और चीन का समर्थन ले रही है, और मणिशंकर अय्यर को इन्होंने इस काम के लिए चीन भेजा है, और रॉबर्ट वाड्रा ये काम संभाल रहा है चाइना का और पाकिस्तान का। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, स्टैंड ऑफ चल रहा था तब चाइनीज एनवॉय से मिलने के लिए वाड्रा को लेकर गए थे। वो जहां तक ये कहां से आते हैं पैसे हमारे इनका क्या राजनीति है, इनका उद्देश्य पार्टी है, जरा हिंदू मनानी सनातन सत्ता वो लोग दलितों को आप मार रहे हो, मुस्लिमों को आप मार रहे हो, माइनॉरिटी। दिनेश वार्ष्णेय जी आपको आपके महाराष्ट्र और गुजरात में एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स क्या है और कर्नाटक का क्या है? आप ये बताइए, वाटर पोर्टेबिलिटी में भारत सरकार के जन संसाधन मंत्रालय ने कर्नाटक को कितना पैसा। बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है। चुनाव प्रचार कर्नाटक में खत्म हो चुका है, शनिवार को वोटिंग है। शर्मा सर, कितनी सीटें आएंगी यहाँ पर बीजेपी की? और दूसरी बात ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से हर बार ये चूक कहां पर हो रही है? धीरे धीरे मैप से जो आप लोगों का सपना था कि कांग्रेस खत्म हो जाए। शर्मा जी के बाद मुझे अवसर देना। गुलरेज जी आप ही बोलिएगा। बिल्कुल शर्मा जी बोलिए। देखिए सुया जी, बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूं कि कर्नाटक में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमको 130 सीटें से हमको ज़्यादा ही सीट वहां पर मिलेंगी। और इसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि कर्नाटक की जो जनता है वह ये जानती है कि विकास का कार्य जो है वो करने के लिए यदि कोई आज के दिन है तो वो केवल और केवल जो है भारतीय जनता पार्टी है। और इसका कारण मैं आपको बता दूं कि आपने अभी ये प्रश्न भी उठाया कुछ पैनलिस्टों ने, किस तरह से हमने जब 13वें वित्त आयोग में यूपीए की सरकार थी, इन्होंने
88,000 करोड़ रुपए मात्र कर्नाटका को दिए थे। उसकी जगह 14वें वित्त आयोग में हमने उनको 1,29 करोड़ रुपए जो है 1,000 करोड़ रुपए हमने इनको दिए हैं वहां के विकास के लिए। जहां तक आपके सूखे से निपटने की बात थी, यूपीए सरकार के समय 10 साल में 4,643 करोड़ रुपए सूखा के लिए दिया गया था, जबकि हमने मात्र 4 वर्षों के अंदर 4,340 करोड़ रुपए वहां दिए हैं। ठीक है, आप हमने खरीफ फसलों के फसल, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि देखिए यदि मुद्दों और ये सारी चीजें मैं यहाँ नहीं कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तमाम वहां के चुनावी कैंपेन में निरंतर जनता को जो है जनजागरण करके ये बतलाया है। और यही नहीं, कांग्रेस की जो तमाम कमियां हैं, अरे साहब आप सोचिए कि जिस राज्य में दिन दहाड़े लोकायुक्त को चाकू मार दी जाती है, एक बार गुलरेज जी को मौका दे देते हैं क्योंकि उनकी एक कंप्लेन है कि उन्हें मौका नहीं मिला। उत्तर और दे दूं कि कांग्रेस वहां क्यों इस तरह से बैकफुट में है, उसका कारण है केवल और केवल जब इनकी सरकार वहां पर केवल और केवल भ्रष्टाचार में डूबी रही। चाहे शिव कुमार का केस देख लीजिए, इनके विधायक 300 सर वैसे तो ये सब क्लियर हो जाएगा, 160 करोड़ रुपए ये सब क्लियर हो जाएगा शनिवार को जब वोटिंग होगी। तो ये सारी वहां की जनता देख रही है कि किस तरह से वहां पर बैड गवर्नेंस। गुलरेज शेख, तहसीन आई कम टू यू। गुलरेज शेख जल्दी से बोलिएगा सर। देखिए इतनी संजीदा पैनल है हमारी, सब लोग बड़े संजीदा हैं, पर मुझे एक आपसे प्रॉब्लम है कि आपने जो रहमानी साहब को बिठाया उनकी जगह आप ओवैसी जी को बिठाते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि दोनों के केवल तन अलग हैं, आत्मा एक ही है, मन एक ही है, विचार एक ही है। और ये वो लोग हैं वास्तव में जो औरंगजेब मार्ग की पैनल पर जो गेस्ट आए हैं ना, उनके लिए आप इस तरह से इस तरह की भाषा का उपयोग ना करें। देखिए क्या गुलरेज शेख जी, मैंने आपको इसीलिए बोलने का मौका दिया। नकली चेहरा लेकर सामने आते हैं। देखिए तहसीन रहमानी ऐसे व्यक्ति है जो उदार दिखते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट स्वयं को बोलते हैं, मगर इनका जो चेहरा है ना वो काला चेहरा लेके आते हैं, नकली चेहरा लेके आते हैं, बहरूपिया बन के आते हैं ये लोग। ठीक है गुलरेज शेख साहब, मैंने आपको इसीलिए मौका दिया था। मुझे लगा था आप इस डिबेट में कुछ ऐसी बात बोलेंगे जो शायद दर्शकों को भी सुनने में अच्छा लगेगा। मैं आपका ऑडियो डाउन करवा रही हूँ सर, क्योंकि कोई फायदा नहीं है शायद। राजीव रंजन योर क्लोजिंग कमेंट्स प्लीज। तहसीन आई कम टू यू। राजीव रंजन, आप ऐसे बेइल्म और बेपढ़े लिखे लोगों को क्यों आप एक बार सवाल को दोहराएंगी? सर आपके क्लोजिंग कमेंट्स, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी कर्नाटक में? देखिए जीतना तो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल तय दिखता है, और जो जिस तरीके से ग्राफ गिरता चला गया चुनाव के आखिरी दौर तक कांग्रेस का, इसलिए अंततः परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखता है। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कांग्रेस ये लड़ाई जीत सकती थी। जिस तरह से सिद्धारमैया सरकार ने निराश किया है मतदाताओं को, उनका अपना व्यक्तित्व भी, उस व्यक्तित्व का भी क्षरण हुआ है आखिर बाद के दिनों के 2 बड़े फैसलों के कारण। और ये 2 बड़े फैसले उनके लिए बैकफायर करा रहे हैं। जो अलग झंडे का सवाल है और हिंदू धर्म के विभाजन को लेकर के जो उनका फैसला है, ये 2 फैसले वहां उनके ताबूत में आखिरी किल साबित हुए हैं और कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी। ठीक है तस्लीम, क्या कर्नाटक में यहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है? तस्लीम, बीजेपी ने सिलसिले में कोई बात क्यों नहीं की अभी तक? क्या आप लिंगायत कम्युनिटी को आप माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहते, क्यों क्लियर नहीं करते इस एजेंडा को? लिंगायत कम्युनिटी जानना चाहती है आपसे, और इसलिए आपको वोट नहीं कर रही। पूरी की पूरी कम्युनिटी कांग्रेस की तरफ जा रही है। आप कौन से स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे दावा कर रहे हैं कि आप जीत रहे हैं? आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया लिंगायत कम्युनिटी को पूरे कैंपेन में। अरे सर 130 से ज्यादा सीटें आ रही है भाजपा को और 40% से ज्यादा मत मिल रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप 2014 के आंकड़े उठा के देख ले, उन आंकड़ों में साफ साफ दिखता है कि 43% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मत प्रतिशत प्राप्त हुआ था। वही अभी मिलेगा यदि 2-3% का इधर-उधर भी होता है। बीजेपी का वोट की दृष्टि से बात करता हूं मैं, 27% है 2014 में। और आपके जैसे लोग जब है ना, आपको स्टैटिस्टिक्स याद नहीं है जो औरंगजेब की प्रगति करते हैं। प्रोफेसर 2008 में आपका वोट 35% था, अगर यहाँ पर जो गिर के 20% के आसपास बढ़ गया था, या फिर बीजेपी था, उसमें मोदी फैक्टर नहीं था। यदि आप 13% वोट गिरा आपका। और
देखते का मत प्रतिशत देखिए, मिला है अगर 2013 वैसे में, तो मुझे नहीं लगता, हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, क्योंकि हम वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियां मिलकर तकरीबन 29 सीटें लड़ रहे हैं, पर हमारी मेंबरशिप तकरीबन हर कंस्टिट्यूंसी में, हर जिले में, हर कंस्टिट्यूंसी में है। हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं कल रात तक की, उसके हिसाब से हमें नहीं लगता कि भाजपा को 35 या 40 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है, हमें नहीं लगता। पर अगर फेयर इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन में बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि फेयर इलेक्शन हो। और दूसरी बात मैं आपको, ये भाजपा वाले जो हैं बड़े मुगालते में रहते हैं। गुजरात में भी सबको पता है कि इन्होंने सूरत में क्या किया है चुनावों में। गुजरात में भी इनके अध्यक्ष जी 150 प्लस कह रहे थे और कहाँ रह गए? अगर 150 प्लस ये वहां भी कह रहे थे और कहाँ रह गए? मजाक कर रहे हैं कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ के मजाक कर रहे हैं। ईमानदारी से बता रहा हूँ। और चुनाव आयोग से मेरी अपील है, चुनाव आयोग से मेरी अपील है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, वामपंथी पार्टी की तरफ से, कृपया करके निष्पक्ष होकर चुनाव कराएं, बिना डर के चुनाव कराएं, ये बेहतर आप हम पे हमारे बारे में आखिर में आपको यही बताएं कि केरल में आपका क्या होगा अगली बार। शहजाद आप बोलिए, आप बहुत देर से चुप रहे, मेरे ख्याल से बहुत कुछ कहना चाहते हैं। वैसे तो आप दिनेश वार्ष्णेय जी से इत्तेफाक नहीं रखते। प्रोफेसर साहब के साथ मेरी अक्सर डिबेटें होती है और उन्होंने 3-4 पुराने स्टेट्स के बारे में, गुजरात के बारे में भी कहा कि मेरे सारे कार्यकर्ताओं ने दिया है, बीजेपी हार रही है। तो जब भी वो बोलते तो मुझे फिर डर लगने लगता है कि उनकी जो बात बोलते हैं उसके उल्टा हो जाता है। पर इनका मेरी बात, इनका पर एक कैवियट बहुत अच्छा है कि अगर हम जीते तो हमारी जीत है, अगर हम हारे तो ईवीएम ने हमको हरा दिया। पर मैं एक चीज सबसे कहूंगा कि देखिए, अब चुनाव की प्रचार की का वक्त खत्म हो चुका है। जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी शायद उन पे नहीं हुई। अगर राहुल गांधी जी ये गिनवा देते सिर्फ सब हर जगह जाके कि कर्नाटक की सरकार की क्या उपलब्धियां थी, तो मुझे लगता है कि वो जीत जाते। पर मुझे लगता है कि हर बार की तरह वो चूक गए। और मोदी बनाम राहुल होता है, कामदार बनाम नामदार होता है, तो जीत किसकी होती है और 30 चुनाव ने बता दिया। आखिर में तहसीन और फिर मैं सीपी सिंह सर के पास जाऊंगी। अपने हर भाषण में राहुल गांधी ने कांग्रेस के सिद्धरामैया का रिपोर्ट कार्ड वर्सेस येदियुरप्पा पेश किया, उनकी आखिरी ट्वीट में भी पेश किया। और आखिर में अब आप लोग इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, क्यों फिर आखिर में इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जो शायद जनता सुनना भी नहीं चाहती? मुद्दे कि भगत सिंह को जाकर ये झूठ कहना, वजीर आजम को झूठ कहना कि कोई कांग्रेस के लीडर ने नहीं मिला, ये झूठ राहुल गांधी ने नहीं, वजीर आजम ने कहा। ये झूठ उन्होंने गुजरात में भी कहा कि मनमोहन सिंह जी देशद्रोह में इन्वॉल्व थे और राजनीतिक और पाकिस्तान के साथ कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। उसके बाद राज्यसभा में क्लैरिफाई किया, अरुण जेटली जी ने ऐसी कोई बात नहीं थी। ये झूठ वजीर आजम ने कहा है कि और स्तर वजीर आजम ने गिराया कि सोनिया जी की मातृभाषा में राहुल गांधी जी बात करें, तो स्तर गिराने वाले राहुल जी ने बोला SC/ST एक्ट रद्द हो गया, वो बहुत सच था। इसका बड़ा सबसे बड़ा SC/ST एक्ट के बारे में गरीबी हटाओ, 40 साल से गरीबी हटाओ, जो ये बहुत बड़ा सच काम है। मैं बोलता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ सब बीच में बोलते हैं, क्या मतलब क्यों भेजा है आपने पाकिस्तान के नरेंद्र मोदी जी की सुपारी दे दे? ठीक है, अरे बिरयानी आप खा लेंगे, बिना शेड्यूल विजिट के गए थे, वो अच्छी बात नहीं। मैं आप पाकिस्तान का जनता को बावला क्यों बना रहे हो? जवाब दूंगा मैं मोदी जी को एक बार। अरे सुनिए मेरी बात, इनको आप बीजेपी कह रहे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, पार्लियामेंट में डिक्लेयर पार्लियामेंट में डिक्लेयर कीजिए इस बात अपने देश को। आखिर में मुझे क्या मौका ही नहीं मिला। देश की बात है, देश से सर्वोपरि कोई भी नहीं है। ठीक है गुलरेज शेख, तहसीन बोलिए। नहीं, मुझे नहीं बोलना, बोलिए। क्या मतलब नहीं होता, इतना हमने बात किया, क्या आप बोलने का ही मौका नहीं दे? छोड़ दीजिए, आप बोल दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, सीपी सिंह साहब मैं आखिर में देखिए, मैं बस एक दो बात मैं सामने रखना चाहता हूँ। अभी भी बीच में बोल रहे हैं, अब उनको भी नहीं बोलने दे रहे। ठीक है, माफ कीजिएगा सर, समय मेरे पास इतना ही था। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के